कहानी की शुरुआत में दोनों मियाँ बीवी जज साहब के सामने बैठे हुए थे। बीवी का नाम है सिमिन और मियाँ भाई का नाम है नादिर। तो सिमिन अपने पति से डिवोर्स चाहती है, लेकिन जज साहब को इसके डिवोर्स लेने के कारण वैलिड नहीं लगा। जज साहब ने सिमिन से पूछा भी कि क्या ये आपको मारते हैं, जुआ खेलते हैं या शराब पीते हैं। तो सिमिन ने कहा नहीं, ये तो बहुत ही अच्छे इंसान है। जज साहब भी लाइक अच्छे इंसान है तो डिवोर्स क्यों लेना चाहती हो। इस पे सिमिन ने बताया कि उन्होंने कुछ टाइम पहले वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और बड़ी मुश्किल से उनका वीज़ा लगा है, लेकिन नादिर अपना देश यानी कि ईरान छोड़ के जाना नहीं चाहता और सिमिन ईरान में रहना नहीं चाहती, क्योंकि सिमिन के हिसाब से यहाँ का माहौल ठीक नहीं था, खासकर उसकी बेटी फातिमा के लिए। वो चाहती है कि फातिमा पढ़ लिख के खूब कामयाब होए, हालांकि अभी वो 6th क्लास में ही है, लेकिन सिमिन उसके लिए फ़ौरन जाना चाहती है और नादिर इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि उसके पिता को अल्जाइमर नाम की बीमारी है, जिसमें इंसान को कुछ भी याद नहीं रहता। सिमिन ने कहा कि तुम्हारे पापा को तो ये भी याद नहीं है कि तुम उनके बेटे हो। इस पे नादिर ने कहा कि मुझे तो याद है कि वो आदमी मेरा बाप है। इसी के साथ द गुड सिनेमा पेश करते हैं 2011 की ऑस्कर विनिंग मूवी अ सेपरेशन। तो इनका कोई फैसला नहीं हुआ और अब ये वापस घर आ जाते हैं। अब सिमिन घर छोड़ के जा रही है। उसकी बेटी फातिमा ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे लगा कि ये सब ऐसे ही हो रहा है। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ सच में घर छोड़ के चली जाएगी। सिमिन तो अपने मायके जा रही है, इसलिए नादिर को कोई तो चाहिए जो उसके पीछे उसका घर संभाल सके और उसके बीमार पापा का ध्यान भी रख सके। इसलिए उसने सिमिन के कॉन्टैक्ट से ही गुलतन को बुलवाया। गुलतन को उसने सारा काम समझा दिया और बताया कि उसे पापा का खास ख्याल रखना होगा, उन्हें किसी भी हाल में बाहर नहीं जाने देना होगा। अब सिमिन घर छोड़ के जाने लगती है। नादिर ने उसे एक बार भी नहीं रोका, साथ ही ये और कह दिया कि जो चाहिए ले जाओ। हम देख सकते हैं कि सिमिन घर से तो शेरनी बन के निकली थी, लेकिन पूरे रास्ते रोते हुए जा रही है। उसे यही था कि उसका पति कम से कम एक बार तो उसे रुकने के लिए बोलेगा ही, लेकिन नादिर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। उसके लिए हाँ का मतलब हाँ ही है और ना का मतलब ना। अगले दिन गुलतन और उसकी बेटी इनके घर आ गए। गुलतन काम पे लग गई, तभी अब्बा जी उठ गए। गुलतन ने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि अब्बा जी ने पैंट गीली कर दी है। अब अब्बा जी को कपड़े बदलने पड़ेंगे, लेकिन उनके लिए खुद कपड़े बदलना काफ़ी मुश्किल था। बहुत देर तक गुलतन बाथरूम के बाहर खड़ी रही, लेकिन अब्बा जी अपना पजामा नहीं बदल पाए। फिर गुलतन ने अपने जानकार मौलवी को फ़ोन करके पूछा कि क्या इस्लाम मुझे इजाज़त देगा एक गैर मर्द के कपड़े बदलने की। सामने से जवाब आया नहीं। लेकिन जब गुलतन ने सारी सिचुएशन समझाई कि अब्बा जी को अल्जाइमर है और वे पिछले आधे घंटे से बाथरूम में बैठे हैं, गुलतन ने यह भी समझाया कि वो यहाँ इनकी सेवा करने आई है। इसके बाद भी जवाब नहीं। लेकिन गुलतन की मजबूरी थी तो उसने अब्बा जी का पजामा बदल दिया। हालांकि वो बहुत दुखी थी, उसे लगा कि उसने कोई पाप कर दिया है। इधर हम नादिर और उसकी बेटी फातिमा को देखते हैं, जो पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पे रुके हुए थे। नादिर ने पेट्रोल भरने के लिए फातिमा को भेजा। फातिमा ने आकर बताया कि सब लोग उसे अजीब तरीके से घूर रहे थे। इस पे नादिर ने कहा कि लोगों का काम ही घूरना है, तुम लोगों पर इतना ध्यान मत दो। फिर नादिर ने देखा कि फातिमा चेंज नहीं लाई, तो उसने फातिमा को चेंज लेने के लिए भेजा। पहले तो फातिमा को बुरा लगा कि बार बार उसी से काम करवाया जा रहा है, लेकिन बाद में नादिर ने वे पैसे फातिमा को ही रखने के लिए कहा। असल में नादिर चाहता था कि उसकी बेटी समझदार बने, दुनियादारी जाने, ना कि बस पर्दे में ही रह जाए। वैसे भी ईरान में महिलाओं की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए ही फातिमा की माँ उसे फ़ौरन ले जाना चाहती थी। फिर दोनों बाप बेटी घर आ जाते हैं। घर पर आते ही नादिर को पता चला कि गुलतन अब यहाँ फिर नहीं आएगी। गुलतन ने बताया कि काम बहुत ज़्यादा है और उसे अब्बा जी के कपड़े भी बदलने पड़े। ये सुनते ही नादिर शांत हो गया। पहले तो नादिर उसे मना कर रहा था कि वो अचानक से काम नहीं छोड़ सकती, लेकिन जब उसे पता चला कि गुलतन को अब्बा जी के कपड़े बदलने पड़े तो नादिर ने फिर कोई शिकायत नहीं की। यहाँ पर फातिमा की ट्यूशन टीचर भी बैठी हुई थी। नादिर के किचन में जाने के बाद गुलतन ने टीचर से गाइनो का नंबर लिया, क्योंकि गुलतन इस वक्त पेट से थी। जाने से पहले गुलतन ने अपने पति के लिए बात की। उसने कहा कि उसका पति मुस्तफ़ा यहाँ के काम कर सकता है, बस मुस्तफ़ा को ये मत बताना कि मैं भी यहाँ काम करती थी।
गुलतन का पति एकदम कट्टर आदमी था। वो कभी अलाउ नहीं करता अपनी बीवी को ऐसी जगह काम करने के लिए जहाँ सिर्फ आदमी रहता हो। हालांकि नादिर तो सुबह सुबह ऑफिस चला जाता और जब तक वो घर आता तब तक गुलतन घर जा चुकी होती। दोपहर में मुस्तफ़ा नादिर से मिलने बैंक पहुंच गया। वो नादिर के घर काम करने के लिए तैयार था। उसने कहा कि वो अब्बा जी का भी ध्यान बिल्कुल अपने अब्बा की तरह रखेगा। हालांकि मुस्तफ़ा अगले दिन आया नहीं। आज गुलतन ही आई थी काम पर। उसने बताया कि मुस्तफ़ा को उन लोगों ने जेल में डलवा दिया जिनसे उसने कर्ज ले रखे थे, इसलिए अब गुलतन ही आएगी काम पे। ये देखो कितना बढ़िया ध्यान रखा जा रहा है अब्बा जी का। शुक्र है छोटी बच्ची ने अब्बा जी को बख्श दिया। अब गुलतन काम में मशरूफ थी, तभी उसने ध्यान दिया कि अब्बा जी अपने रूम में नहीं है। वो बेचारी भागी भागी सड़क पर पहुंची तो उसने देखा कि अब्बा जी तो न्यूज़पेपर की दुकान के पास खड़े हैं। सड़क तेजी से चल रही थी, इसलिए गुलतन को जल्दी अब्बा जी को लाना था। अब्बा जी घर तो आ गए, लेकिन गुलतन की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। अगले दिन जब नादिर और फातिमा घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाज़ा बंद था। फिर दूसरी चाबी से उन्होंने दरवाज़ा खोला और ये क्या, यहाँ तो अब्बा जी अधमरे पड़े हैं। नादिर ने अब्बा के हाथ खोल के बड़ी मुश्किल से उन्हें उठाया। अब्बा जी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। फातिमा का तो बेचारी का रो रो के बुरा हाल हो गया था। तभी नादिर ने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, अब्बा जी की धड़कन अभी भी चल रही है। इस वक्त नादिर बहुत गुस्से में था और तो और ड्रॉर में से पैसे भी गायब थे। अब नादिर को लगा कि ये सब काम गुलतन का है। वही अब्बा जी को बांध के पैसे चुरा के भाग गई। फिर जब गुलतन वापस लौटी तो नादिर ने उससे सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। गुलतन ने एग्जैक्टली नहीं बताया कि वो कहाँ गई थी, बस उसने इतना बताया कि उसे कुछ ज़रूरी काम आ गया था। नादिर ने उससे कहा कि उसे कोई हक नहीं है ऐसे जाने का, अब्बा मरते मरते बचे हैं। फिर नादिर ने पैसों के बारे में पूछा। ये सुनते ही गुलतन तो बिदक गई। वो कभी अल्लाह की कसम खाए तो कभी हुसैन की। उसने सारी कस्में खा ली, लेकिन नादिर को उसकी किसी बात पे यकीन नहीं हुआ। वो उसे घर से जाने के लिए कह रहा था, लेकिन गुलतन जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, चोरों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं, जिसके चलते नादिर को उसे बाहर निकालने के लिए धक्का देना पड़ा। फातिमा ने देखा तो गुलतन सीढ़ियों पे बैठी हुई थी। अब शाम को ये लोग सिमिन के घर जाते हैं। अब्बा जी की देखभाल करने के लिए कोई तो चाहिए ही, इसलिए सिमिन को वापस ले जाना ज़रूरी था। इसी बीच सिमिन ने बताया कि उसकी गुलतन की ननद से बात हुई थी। गुलतन इस वक्त हॉस्पिटल में है। सिमिन को ऐसा बताया गया था कि नादिर ने गुलतन पर हाथ उठाया, जिस वजह से गुलतन का मिसकैरेज हो गया है। फिर ये दोनों गुलतन को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां उन्हें उसका पति मुस्तफ़ा मिलता है। पहले तो मुस्तफ़ा ने बड़े अच्छे से बात की, क्योंकि वो नहीं जानता था कि असल बात क्या है। फिर उसने पूछा कि वे दोनों गुलतन को कैसे जानते हैं, तो नादिर ने कह दिया कि मेरी बीवी जानती है उसे। इसके बाद मुस्तफ़ा को ये भी पता चल गया कि गुलतन नादिर के घर काम कर रही थी, और ये बात नादिर ने उससे छुपाई, यानी कि गुलतन ही उसके अब्बा के कपड़े बदलवा रही थी। ये सुनते ही मुस्तफ़ा गर्म होने लगा। वो नादिर पे भड़कने लगा। अब इनका पंगा कोर्ट में पहुंच गया, जहां मुस्तफ़ा और उसकी बीवी का इल्ज़ाम है कि नादिर की वजह से उन्होंने अपना 4 महीने का बच्चा खो दिया। हालांकि नादिर ने अपने बचाव में कहा कि अगर वो जानता कि गुलतन प्रेग्नेंट है तो वो भला उसे धक्का क्यों देता। इस पे मुस्तफ़ा ने कहा कि कोई भी देख के बता सकता है कि गुलतन प्रेग्नेंट है, लेकिन नादिर ने इनकार करते हुए कहा कि वो सुबह गुलतन के आने से पहले ड्यूटी चला जाता था और उसके जाने के बाद ही घर आता था। और तो और गुलतन हमेशा काले कपड़े पहनती, जिसमें कोई प्रेग्नेंट है ये बता पाना बेहद मुश्किल है। इस पे गुलतन ने कहा कि एक दिन पहले उसकी प्रेगनेंसी के बारे में बात हो रही थी किचन के पास, जब उसने फातिमा की टीचर से गाइनो का नंबर लिया था। इस बात से भी नादिर ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो किचन में था, उसे नहीं पता कि इन लोगों के बीच क्या बात हुई थी। इस पर गुलतन ने कहा कि किचन से हॉल की आवाज़ साफ सुनती है। नादिर ने भी आसानी से सुन लिया होगा। नादिर ने जवाब देते हुए कहा कि वो घर से जुड़े कुछ मसलों पर विचार कर रहा था, ऐसे में और कोई बात सुनना कैसे पॉसिबल हो सकता है। इस पे जज साहब ने पूछा कि ट्यूशन टीचर यहाँ कर बयान दे सकती है क्या। नादिर ने हामी भरी। ये बातें सुन के मुस्तफ़ा को गुस्सा आ रहा था। मुस्तफ़ा को समझ नहीं आ रहा था कि नादिर ये जानता था कि गुलतन प्रेग्नेंट है या नहीं,
इससे भला क्या फ़र्क पड़ेगा, उसने अपना बेटा तो खो दिया ना। लेकिन ये बहुत अहम था जानना कि नादिर को पता था या नहीं। अब गुलशन ने असली बात बताई जिससे वो सबसे ज़्यादा परेशान थी। नादिर ने उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, झूठा इल्ज़ाम। ये सुनते ही नादिर ने कवर करते हुए कहा कि मैं गुस्से में था, इसलिए मुझे लगा ये काम भी गुलशन ने किया होगा, क्योंकि उसका काम था मेरे ऑफिस जाने के बाद अब्बा जान का ध्यान रखना। और जब मैं फातिमा के साथ घर लौटा तो मैंने देखा कि अब्बा जान ज़मीन पर पड़े हुए थे और उनके हाथ बेड से बंधे हुए थे। ये सुनते ही जज साहब ने गुलशन से सच्चाई जाननी चाहिए, तो गुलशन घबराने लगी। अब उंगली उस पर उठने लगी थी, इसलिए वो अपनी बेटी को देख के आने का बहाना करके रूम से बाहर आ गई। फिर वापस आकर गुलशन ने एक्सप्लेन किया कि अब्बा कहीं चले ना जाए, इसलिए उसने उन्हें बांधा था। उसे ज़रूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, और अगर वो अब्बा को नहीं बांधती तो शायद वे कहीं चले जाते, तो उनकी सेफ्टी के लिए उसने ऐसा किया था। जज साहब ने अब अपना डिसीजन सुनाया। नादिर पर मर्डर का चार्ज लगा था और उसे बेल के लिए 40 मिलियन ईरानी करेंसी देनी होगी, जो कि अच्छा खासा अमाउंट है। और अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसे जेल की हवा खानी होगी। बेचारे नादिर ने जज साहब को मनाने की बड़ी कोशिश करी। उसने कहा कि अब्बा जान को कौन संभालेगा अगर वो जेल चला जाएगा तो। लेकिन जब तक फातिमा की मैडम आकर बयान नहीं दे देती तब तक नादिर को जेल में रहना पड़ेगा। इसके बाद अगली सुनवाई में मैडम यहाँ गई और उसने नादिर के फेवर में बात की, जिससे मुस्तफ़ा को गुस्सा आने लगा। मुस्तफ़ा का कहना था कि ये इनकी टीचर है तो इन्हीं का फेवर लेगी। हालांकि टीचर जो जानती थी उसने वही बताया। मुस्तफ़ा ने गुस्से में पूछा कि अगर वो बेगुनाह है तो वो और उसकी बीवी गुलशन को देखने हॉस्पिटल क्यों आए थे। इस पे नादिर ने कहा क्योंकि हमें गुलशन की फिक्र थी, इसलिए अच्छे इंसान होने के नाते हम उसका हालचाल पूछने के लिए आए थे। मुस्तफ़ा ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि अगर उसे गुलशन की फिक्र होती तो वो उसे धक्का क्यों देता। अब नादिर ने भी गुलशन के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर दी, जो भी उसने अब्बा जी के साथ किया था उसके लिए। इस पे मुस्तफ़ा बेहद गुस्सा हो जाता है। मुस्तफ़ा ने कहा कि वो कॉबलर का काम करता था, कंपनी ने उसे 10 साल बाद निकाल दिया, उसका हक मार लिया, लेकिन वो दोबारा अपने साथ गलत नहीं होने देगा। उसने चिल्ला चिल्ला के कहा कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जज साहब ने उसकी हरकतों से परेशान होकर उसे गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे दिया, लेकिन गुलशन ने रो धोकर कैसे न कैसे जज साहब को मना लिया कि वे मुस्तफ़ा को छोड़ दे। और जज साहब को मनाने में नादिर ने भी गुलशन की मदद की जब उसने उसे रोते हुए देखा। अब घर वापस आते हुए फातिमा को लग रहा है कि उसके पापा ने झूठ बोला है। फातिमा की माँ ने उसे बताया था कि नादिर गुलशन की प्रेगनेंसी के बारे में जानता था, क्योंकि जब सिमिन ने पहली बार नादिर को ये बात बताई कि गुलशन का मिसकैरेज हो गया है तो नादिर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। अगर उसे पता ना होता कि गुलशन प्रेग्नेंट है तो वो हैरान तो होता। फातिमा की बात का नादिर पर कोई जवाब नहीं था। घर आकर नादिर पुलिस वाले को समझा रहा है कि जिस तरीके से उसने गुलशन को बाहर निकाला वैसे तो नीचे गिरना इम्पॉसिबल है। पड़ोसन ने भी आके बताया कि जब वो नीचे आई थी तो उस वक्त गुलशन सीढ़ी पर बैठी हुई थी, ना कि गिरी हुई। इस पे मुस्तफ़ा को गुस्सा आने लगा। उसे लगा कि सब लोग आपस में मिले हुए हैं। फिर मुस्तफ़ा ने फातिमा के स्कूल में ड्रामा किया। उसने फातिमा के बाप को खूनी कहा, वो भी सबके सामने। और तो और उसने फातिमा की मैडम को भी जलील किया, ये कहकर कि वो भी नादिर के साथ मिली हुई है। तभी उसने जज साहब के सामने झूठी गवाही दी है। ये सुनकर मैडम ने होली कुरान पे हाथ रख के कसम खाई कि वो नहीं जानती कि नादिर ने प्रेगनेंसी वाली बात सुनी थी या नहीं। लेकिन हाँ, जब ये बात हो रही थी तो नादिर उस वक्त किचन में था। ये सुनते ही मुस्तफ़ा वहाँ से चला गया, लेकिन अब मुस्तफ़ा बदला लेने के लिए फातिमा को भी नुकसान पहुँचा सकता था। तो अब सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी, इसलिए फातिमा की माँ सिमिन मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए मुस्तफ़ा के पास पहुँच गई। सिमिन मुस्तफ़ा को अच्छे पैसे देने के लिए तैयार थी, लेकिन मुस्तफ़ा नहीं माना, क्योंकि ये ऑफ़र सिमिन की तरफ से आया था, ना कि नादिर की तरफ से। और तो और नादिर को तो अभी पता भी नहीं कि सिमिन मुस्तफ़ा से डील करने की कोशिश कर रही है। फिर जब आसपास के लोगों ने मुस्तफ़ा को समझाया कि वो पहले ही बहुत ज़्यादा कर्ज में है, इसलिए उसे ये ऑफ़र ले लेना चाहिए, तो वो मान गया। लेकिन नादिर इसके लिए नहीं माना। नादिर के हिसाब से अगर वो डील को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो एक तरीके से हामी भर रहा है कि उसने ही गुलशन के बच्चे को मारा है। लेकिन नादिर के हिसाब से ये सच नहीं है।
और ना ही वो इतनी जल्दी हार मानने वाला है। ये सुनकर सिमिन घर छोड़ के जाने लगी और नादिर ने उसे एक बार भी नहीं रोका। बेचारी फातिमा रोती रह गई। नादिर ने ना तो सिमिन को रोका और ना ही अपनी बेटी को। इसके बाद गुलतन सिमिन से अकेले मिलती है और उसे सच बताती है। दरअसल गुलतन का मिसकैरेज इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि नादिर ने उसे धक्का दिया, बल्कि उसका मिसकैरेज इसलिए हुआ था क्योंकि उसे एक कार ने टक्कर मारी थी जब वो अब्बा जी को बचाने के लिए रोड पे भाग रही थी। गुलतन ने ये बात पहले इसलिए छुपाई क्योंकि अगर ये बात मुस्तफ़ा को पता चलती तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। फिर अगले दिन ये लोग मुस्तफ़ा के घर डील के लिए पहुंच गए। हाँ, नादिर भी डील के लिए मान गया, लेकिन वो चाहता था कि डील सबके सामने हो, इसलिए उसने गुलतन और अपनी बेटी को भी बुलवाया। नादिर पैसे देने के लिए तैयार था, मगर उसकी एक शर्त थी। वो चाहता था कि गुलतन होली कुरान पे हाथ रख के ये कहे कि उसका मिसकैरेज नादिर की वजह से हुआ है। ये सुनते ही गुलतन के तोते उड़ गए। सिमिन भी बात समझ रही थी। इसी बीच गुलतन उठ के रसोई में चली जाती है। अब गुलतन ने मुस्तफ़ा को सब सच बता दिया, लेकिन अब वे पीछे नहीं हट सकते क्योंकि मुस्तफ़ा के कर्जदार भी यहीं पर मौजूद थे और उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मुस्तफ़ा ने कहा कि कोई बात नहीं, ये पाप मेरे ऊपर आ जाएगा, लेकिन अभी तुम्हें कसम खानी पड़ेगी। मगर गुलतन को डर था कि अगर उसने झूठी कसम खाई तो खुदा उन्हें सज़ा देगा, शायद उनकी बच्ची के साथ कुछ हो जाएगा। लेकिन मुस्तफ़ा को इस सब की परवाह नहीं थी, उसे किसी भी हाल में पैसे चाहिए थे। मुस्तफ़ा ने जल्दी ड्रामा करना शुरू कर दिया। तो डील कैंसिल। अब सीन शिफ्ट होता है कोर्ट रूम में, जहां नादिर और सिमिन का डिवोर्स हो रहा था। जज साहब ने फातिमा को अंदर बुलाया ये जानने के लिए कि उसने क्या फैसला लिया, वो किसके साथ रहना चाहती है। फातिमा ने पूछा कि उसे ये बात अभी बतानी पड़ेगी क्या। फातिमा ने डिसाइड तो कर लिया था, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के सामने बोल नहीं पा रही। इसलिए जज साहब ने दोनों पेरेंट्स को बाहर भेज दिया और फिर फातिमा से पूछा। नादिर और सिमिन बाहर इंतज़ार करते रहे और इसी पॉइंट पर ये मूवी यहीं ख़त्म हो गई। दोस्तों, इनके डिवोर्स के पीछे कोई बड़ा कारण नहीं था। दोनों लॉयल थे और दोनों अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन प्रॉब्लम थी दोनों की ईगो। नादिर और सिमिन दोनों के अंदर ही ईगो कूट कूट के भरी हुई थी, जिसके चलते दोनों में से कोई नहीं झुका और ये रिश्ता टूट गया। हमें लगता है कि सभी रिश्ते, अफेयर, चीटिंग इनकी वजह से टूटते होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है और शायद सबसे अंडररेटेड कारण किसी भी अच्छे खासे रिश्ते को तोड़ने के लिए, वो है ईगो, जिसे हिंदी में घमंड बोलते हैं। ईगो की जितनी ज़रूरत है उतना ही रखिए, ना बहुत कम और ना ही हद से ज़्यादा। इसी थॉट के साथ आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।